हेलो स्टूडेंट्स, क्लास की में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1 पालमपुर गांव की कहानी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। ये जो पालमपुर गांव है, ये क्या एक काल्पनिक गांव है। इसके माध्यम से हम जानेंगे उत्पादन में वृद्धि और उससे संबंधित। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। पालमपुर जो गांव है उसमें खेती एक मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है और ये सभी जब क्रियाएं किया जाता है जैसे डेयरी उत्पादन, परिवहन और लघु स्तरीय, तो बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। तथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर ये हमारा जो गांव है, ये क्या है, आसपास बहुत सारे कस्बों से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज है और एक बहुत बड़ा गांव ये रायगंज है। पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बों के शहर से जोड़ती है। जब बारिश का मौसम होता है तो ये जो सड़क है पालमपुर को रायगंज से जोड़ती है और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। और पालमपुर जब गांव है इसमें बहुत सारे गाड़ियां देखी जा सकती हैं, जैसे हो गया बैलगाड़ी, भैंस बग्घी इत्यादि। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। ये जो पालमपुर गांव है इसमें 450 परिवार रहते हैं, ये अलग अलग जातियों के। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं और जो गांव में है भूमि के स्वामी उच्च जाति के लोग 80 परिवार हैं और बाकी जो है वो दलित परिवार से हैं। उनके मकान, जिनमें कुछ बहुत बड़े हैं, ईंटें और सीमेंट के बने हुए हैं, जिसमें से 80 परिवार जो रहते हैं उस बहुत सारे के मकान बड़े हैं, बहुत कच्चे मकान हैं, पक्के मकान हैं और ईंटें से बनी हुई। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव में कुल जनसंख्या का 1/3 है। अनुसूचित जातियों का जो जनसंख्या है वो 1/3 है गांव में, जिसमें कुछ मिट्टी और घास फूस के घर बने हुए हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं। अधिकांश इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों में किया जाता है और बिजली का जो उपयोग है बहुत सारे छोटे छोटे कामों में किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, एक ये हमारा प्राथमिक विद्यालय, एक ये हमारा प्राथमिक विद्यालय हाई स्कूल है और एक गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधित गतिविधियों के बारे में बताएगी। गांव में खेती उत्पादन के प्रमुख गतिविधि है। हमारे गांव जो होते हैं उसमें खेती की क्रिया प्रमुख होती है। अन्य उत्पादित गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं भी कहा जाता है, जिसे हम लोग गैर कृषि क्रियाएं भी कहते हैं। लघु विनिमय, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है, जिसमें क्या है, दुकानदारी भी हो गया, परिवहन है, लघु विनिमय है, ये सभी क्या है, शामिल है गैर कृषि में। ये सभी किस में शामिल है, गैर कृषि में शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। हम जानेंगे कि उत्पादन के बारे में, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कुछ अन्य क्रियाओं के बारे में। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन का उद्देश्य क्या है? उत्पादन का उद्देश्य है कि ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है जिसका हमें बहुत ही सख्त जरूरत है। वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत
होती है, दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं। तो देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो श्रमिक को बहुत ही मेहनत से काम करना पड़ता है। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के अवगत क्या जानते हैं तो भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है। तो हम जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए उत्पादन करते हैं उसमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक भूमि की आवश्यकता होती है, एक श्रम जो कर्मी क्या है काम करते हैं उसकी आवश्यकता होती है, औजार और मशीन, इसमें क्या हमको औजार और मशीन की भी आवश्यकता होती है। औजार मशीन भवन औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनों जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों को उत्पादन से कई वर्षों तक प्रयोग होता है। इन्हें अस्थायी पूंजी भी कहते हैं। ये सभी पूंजी को हम लोग अस्थायी पूंजी भी कहते हैं। जैसे हो गया जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ये सभी क्या हमारे अस्थायी पूंजी है जो हमारे संसाधन उत्पादन के लिए यूज होते हैं, उपयोग होते हैं। कच्चा माल और नगद मुद्रा उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। तो ये जो कच्चा माल है वो भी क्या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसान जब मिट्टी का बर्तन जब बनाता है तो उसके लिए क्या चाहिए, कच्ची मिट्टी की आवश्यकता होती है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकदी पैसों से कार्यशील पूंजी कहते हैं। जब हम कोई भी वस्तु तैयार करते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल के लिए क्या हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग कार्यशील पूंजी भी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न से चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाते हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी भी कहते हैं। जब हम कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, भूमि भी चाहिए, श्रम चाहिए और भौतिक पूंजी भी चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें चाहिए कोई भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए, जिसे हम लोग मानव पूंजी भी कहते हैं। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक भी कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम तीनों कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए हम इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। पालमपुर में खेती उत्पादन के प्रमुख क्रिया। पालमपुर जो गांव है वहाँ खेती का उत्पादन एक प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर करते हैं, और पालमपुर जो गांव है उसमें 75% लोग क्या करते हैं, कृषि पर निर्भर करते हैं, काम पर निर्भर करते हैं। वे किसान अथवा कृषक श्रमिक होते हैं। ये सभी जो खेती में काम करते हैं ये सभी कृषक होते हैं या किसान कहते हैं हम लोग। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा होता है। इन लोगों का जो काम होता है खेतों में उत्पादन करने का होता है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 में आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ था। पालमपुर गांव में जो है 1960 तक जुताई का कोई भी काम नहीं हुआ था। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया। कुछ समय के बाद जो ये बंजर भूमि था जुताई करके कुछ समय के बाद इस तरह यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखकर यह पालमपुर उत्तर प्रदेश की पश्चिमी भागों के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। पालमपुर में जितने सारे जमीन होते हैं सारे जमीनों पर क्या है, खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। कोई भी जो भूमि रहता है उसको बेकार नहीं छोड़ा जाता है। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। बरसात के मौसम में क्या उगाते हैं, ज्वार और बाजरा।
कौन से मौसम में? बरसात के मौसम में। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग किया जाता है और ये जो पौधे होते हैं उसमें पशुओं के चारे के लिए उपयोग किया जाता है, ज्वार और बाजरा को। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। सर्दी का जब मौसम होता है उस समय गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी पर बेच देता है। भूमि की एक भाग में गन्ने की खेती की जाती है। भूमि का 1/3 भाग में गन्ने का खेती किया जाता है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ने की जो खेती होती है इसे एक साल में एक बार काटा जाता है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिंचाई की है बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसलिए एक साल में 3 तरह की अलग अलग फसलें लगाई जाती है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। पालमपुर जो गांव था वहाँ बिजली बहुत जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से रट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते थे। जब पालमपुर गांव में बिजली नहीं आई थी तो किसान लोग जो है वो अपने लठ से पानी पटाते थे और छोटे छोटे खेतों को रोपते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाली नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्रों में खेती होती है, तो उसी से खेती करने लगे। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। शुरू में जब बिजली आई गांव में तो सरकार ने क्या अलग अलग नलकूप दिए, लेकिन बहुत जल्दी ही गांव के लोगों ने अपना निजी नलकूप लगाने शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1970 के दशक में मध्य तक 200 हेक्टेयर पूरे जुते हुए क्षेत्रों की सिंचाई होने लगी। और जब 1970 आते आते 200 हेक्टेयर की जो खेत जोता रहता था उसमें सिंचाई होने लगा। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 फसलें पैदा करते। पालमपुर जो हमारा गांव है उसमें कम से कम सभी लोग कितने फसल पैदा करती है? 2 फसल पैदा करती है। कई किसानों पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा करते हैं और इसमें बहुत सारे किसान हैं जो 20 वर्षों से क्या आलू की फसल करते हैं, तीसरी फसल में आलू की फसल करते हैं। मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक में मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था। 1960 के दशक में मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। 1960 में जो था वो खेती करने के लिए पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था, जिससे क्या होता था, खेती बहुत ही कम होता था। पारंपरिक बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी और जो पारंपरिक जो बीजें होती थी उसको कम सिंचाई में भी वो उग जाते थे। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर तथा दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें खरीदना नहीं पड़ता था। तो पहले जो हमारे यहाँ खेती होता था वो कम सिंचाई में भी हमारा काम चल जाता था और जो उर्वरक के लिए हम लोग गाय का गोबर और दूसरे रक उर्वरक हम लोग उपयोग करते थे, जो कि तत्काल ही उपलब्ध हो जाता था। 1960 दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावलों की खेती करने के तरीके सिखलाए। जब हरित क्रांति आया 1960 ईस्वी में शुरू हुआ, तब जो है भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों का उपयोग करने के लिए बताया, जिससे गेहूं की खेती और चावल की खेती बहुत ही अच्छी होने लगी। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों में एक ही पौधे से ज़्यादा उगाया जाने लगा। तो जो हमारा नया बीज जो आया उसमें एक ही पौधे को लगाना पड़ता था, जबकि हमारा जो परंपरागत जो बीज होता था उसमें क्या है, बहुत सारे बीजों को हम लोग को लगाना पड़ता था। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। जिस जमीन में 100 क्विंटल
चावल होते थे, अब वही जमीन में क्या होने लगा, 300 क्विंटल अनाज। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। जिस जमीन पर 100 क्विंटल की अनाज होती थी, उसी जमीन पर अब 300 क्विंटल की अनाज होने लगी। अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत थी। अब क्या होने लगा, पहले जो कम पानी में सिंचाई हो जाता था, अब क्या भरपूर मात्रा में हम लोग को पानी चाहिए था, जिसके कारण से खेती हमारी अच्छी होती थी। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सबसे पहले किसानों ने आधुनिक तरीके से खेती का उपयोग करने के लिए इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और एचआईवी बीजों का रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। और किसानों ने क्या किया, इस तरह का नलकूप लगाया और अच्छी बीजों का रोपण किया, जिससे क्या खेती अच्छी होने लगी। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं उपज 1300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, वही एचआईवी बीजों में उपज 3200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। जो खेतों में हमारा 1300 क्विंटल अनाज उपजता था, वही जो है रासायनिक बीजों के द्वारा वो कितना उपजने लगा, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक उपयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन का आधार का अति उपयोग किया है। तो वैज्ञानिकों ने पाया कीट उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बहुत ही कम होती जाती है और उसका ह्रास हो रहा है। जैसे मिट्टी की उर्वरता में कमी हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। बड़े बड़े जो नलकूप लगे रहते हैं, जिससे सिंचाई होते रहती है, उससे पानी का स्तर भी बहुत नीचे चल गया है। लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं, जो अधिकांशतः दलित। तो 150 परिवार जो है, इसके पास भूमि के लिए फसल उगाने के लिए भूमि नहीं है। ये सभी परिवार क्या है, दलित परिवार है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं, और जो 240 परिवार बच जाते हैं वो 2 हेक्टेयर वाले कम क्षेत्रों में क्या है, खेती करते हैं। तो हम पालमपुर गांव में देख सकते हैं, तो हम देखते हैं कि 240 परिवार वाले जो 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्या है, खेती करते हैं। हल के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से, फिर उर्वरक, कीटनाशक और बैल ट्रैक्टर के माध्यम से खेती करते हैं और अनाज को उपजाते। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी आप पहले ही देख चुके हैं। खेती के लिए आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो हम पहले ही देख चुके हैं, जब हम आधुनिक खेती करते हैं तो हमें क्या है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो अधिकांश छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसे उधार लेना पड़ता है। तो अधिकतर किसान जो होते हैं, उसको पूंजी के लिए क्या लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। खेती करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं। वे बड़े किसानों से या गाँव के साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने के लिए व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, और ये जो छोटे मोटे किसान होते हैं, वो साहूकारों से क्या है, ब्याज पर पैसे लेते हैं, इसके लिए अपना खेती करने के लिए। इससे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है, और जो किसान जो पैसा लेता है खेती करने के लिए, तो इसका जो ब्याज दर लगता है साहूकारों को बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसे कर्ज चुकाने में बहुत ही परेशानी होती है। अगर ये वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।